अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हमें रुख करना है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान से हमें ख़बर आपको ये देनी है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज राबिता किया है टेलीफोन के ऊपर। वज़ीर-ए-आज़म जो हैं चाइना के ली कीचियांग, उनसे दोनों रहनुमाओं के दरमियान बात हुई है और कसीरुल जहती ताल्लुकात इनके फ़रोग़ पर बात हुई है दोनों रहनुमाओं के दरमियान, और साथ ही साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर जो हैं वो भी डिस्कस किए गए हैं। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़ेह कर दी गई है, वो ये है कि दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इज़हार किया है कि किसी भी तरह से किसी भी मुल्क को, जो दोनों दोस्त ममालिक हैं यानी पाकिस्तान और चाइना, इनके दरमियान जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, इसको किसी तौर नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़िक्र कर रहे थे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जामे कराची में जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था, जिसमें ख़ास तौर पर टारगेट किया गया था चाइनीज़ जो कि पाकिस्तान में जामे कराची के अंदर काम कर रहे थे। तो उन्होंने यानी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने हम मनसब को ये यकीन दिलाया कि किसी भी तौर ये जो मुलव्वस अनासिर हैं इस दहशतगर्दी के अंदर, उनको मुआफ़ नहीं किया जाएगा, उनको मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा और उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ने आज ये भी वाज़ेह किया है कि जितने भी चाइनीज़ पाकिस्तान के अंदर बसते हैं, वो किसी भी मकसद के लिए मौजूद हों, सी पैक से जुड़े हुए हों, कुछ और मनसूबों के तहत यहाँ पर मौजूद हों, तालीम से मुंसलिक हों, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम कर रहे हों, उनकी जितनी हिफाजत है उसको यकीनी बनाया जाएगा। उनकी हिफाजत करना अव्वलीन तरजीह है, ये भी आज वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया है। साथ ही साथ अपने चीनी हम मनसब से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये भी कहा कि हमने ये देखा कि सी पैक मनसूबे जो हैं उनकी काम की रफ्तार बहुत हद तक कम हो गई थी, लेकिन अब चूँकि उनकी हुकूमत आ गई है तो वो इस काम की रफ्तार को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स पर काम तेज़ करने के लिए जो ताउन है उसको बढ़ाने की ज़रूरत पर भी दोनों ने इत्तेफाक किया है। तो ये तो जी अहम खबर थी आज पाकिस्तान से वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हवाले से, जिससे हमने आपको आगाह किया। अब हमें रुख करना है जी यूरोपीय मुल्कों का, और सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे यूक्रेन की, जहाँ आप जानते हैं कि रूस की जानिब से मुसल्लत की गई जंग को आज 82 रोज़ जो हैं तकरीबन हो चुके हैं। और अब हम देख रहे हैं कि जो लुहानस्क के गवर्नर हैं उनका कहना यह है कि जो जनूब मशरक़ी इलाका है उसमें दरिया अबूर करने की नाकाम कोशिशों पर 1000 से ज़ायद रूसी फ़ौजियों को हलाक कर दिया गया है। मॉस्को की जानिब से इस पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया है, कोई इसकी तरदीद नहीं की गई है। ये जो लुहानस्क के गवर्नर की जानिब से इतना बड़ा दावा किया गया है कि 1000 से ज़ायद फ़ौजी जो हैं हमने वो रशिया के मार गिराए हैं। अच्छा, आलमी खबरसां इदारा हमें ये रिपोर्ट कर रहा है कि रूस ने एज़ोस्टाल से ज़ख्मी यूक्रेनी फ़ौजियों को निकालने के मुआहदे की अलबत्ता ज़रूर तस्दीक कर दी है, और रूसी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक जो ज़ख्मी फ़ौजी हैं उनको यहाँ से निकाला जाएगा और उन्हें महफूज मकाम तक पहुँचाया जाएगा, जहाँ उन्हें तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। नाज़रीन, इस जंग के तनाज़ुर में चूँकि आप जानते हैं फ़िनलैंड के बाद स्वीडन भी नेटो इत्तेहाद में शमूलियत के लिए बाकायदा दरख्वास्त देने का ऐलान कर चुका है। ये वो मामला है जिस पर रशिया ने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि दोनों ममालिक पीछे नहीं हटे हैं। इन्होंने इस चीज़ को लेकर अभी दरख्वास्त दे दी है। अब इस दरख्वास्त के देने से क्या होगा, क्या ये बाकायदा तौर पर उसमें शमूलियत इख्तियार कर पाएंगे? अगर ये शमूलियत ये दोनों ममालिक स्वीडन और फिनलैंड कर लेते हैं नेटो के अंदर, तो इससे रशिया को क्या प्रॉब्लम है? ये सारी चीज़ें, इस पर हमने एक डिटेल पैकेज तैयार
बाद स्वीडन ने भी नेटो इत्तेहाद में शमूलियत के लिए बाकायदा दरखास्त देने का ऐलान कर दिया है। स्वीडिश वज़ीर आज़म का कहना था कि पार्लियामेंट में इस पॉलिसी पर बहस के बाद अक्सरियत ने नेटो इत्तेहाद में शमूलियत की हिमायत की है और उसके लिए बाकायदा दरखास्त दी जाएगी। उधर सेनेट में रिपब्लिकन लीडर मिच मैकोनेल ने कहा कि अमेरिका कांग्रेस अगस्त में फिनलैंड के मगरबी फौजी इत्तेहाद नेटो में शमूलियत के लिए दरखास्त की तौसीह करने की कोशिश करेगा। नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड ने नेटो में शमूलियत के ख्वाहिशमंद दरखास्त दहनगान को मदद का यकीन दिलाया है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने फिनलैंड और स्वीडन की नेटो इत्तेहाद में शमूलियत पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि दोनों मुल्कों को इसके नताइज भुगतना होंगे। दोनों मुल्कों को इसके नताइज भुगतना होंगे। ये नताइज क्या हो सकते हैं? क्या रशिया इस वक्त यूक्रेन में जो भी सिचुएशन उसके साथ हो रही है, ख़ास तौर पर जो आज इतने बड़ी तादाद में उसके फ़ौजियों के हलाक होने की बात की जा रही है और सारा दीगर नुकसान जो उसको उठाना पड़ रहा है, उसके बाद क्या रशिया इस पोजीशन में है कि इस तरह का बयान दे सके, इस तरह की धमकी दे सके? ये हम जान लेते हैं जी डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब से। माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, ये फिनलैंड और स्वीडन जो हैं ये नेटो इत्तेहाद में अगर शामिल हो जाते हैं, इससे रशिया को क्या प्रॉब्लम है, इस पर पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन अभी जिस तरह से खबरदार किया जा रहा है रशिया की जानिब से, वैसा कुछ हो भी सकेगा? रशिया इस पोजीशन में है जिस तरह से थ्रेट कर रहा है वो इनको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या रशिया इस पोजीशन में है कि वो इस वक्त फिनलैंड में इन्वेड कर सके, क्योंकि रशिया फुली ऑक्युपाई है इस वक्त यूक्रेन में, और यूक्रेन में रशिया का जो बहुत सारे वेपन हैं और जो उनका एमुनिशन है वो काफी यूज हो गया, उनका स्टॉक काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। तो वैसे भी रशिया के पास यूक्रेन के अंदर भी जो गाइडेड बॉम्ब थे जो वो अपने फाइटर जेट से गिराते थे वो ऑलरेडी शॉर्ट है। तो मेरे ख्याल है कि रशिया इमीडिएटली तो इस पोजीशन में नहीं है कि अगर फिनलैंड नेटो को ज्वाइन करता है तो वो फिनलैंड में इन्वेड कर सके, क्योंकि रशिया को कम से कम 5-6 महीने लगेंगे। रशिया और जो फिनलैंड का बॉर्डर है वो तकरीबन 830 माइल्स है, बहुत बड़ा बॉर्डर है, 830 माइल का ये बॉर्डर है। मोस्टली इस बॉर्डर में हमारे पास लेक्स हैं या दलदली इलाका है, यानी ये बॉर्डर ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत आराम से आप इंटरवेंशन इस बॉर्डर से कर सके, क्योंकि मोस्टली ये दलदल है, ये आर्टिक के साथ का इलाका है और दलदली, और वहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं। और फिर रशिया को अगर उसने फिनलैंड में इन्वेड करना है तो उसको अपने सारे ट्रूप्स को पहले फिनलैंड के बॉर्डर पे लेके जाना पड़ेगा, और इसमें भी रशिया को तकरीबन 5-6 महीने लगेंगे कि वो अपने ट्रूप्स बिल्डअप करे फिनलैंड के बॉर्डर के ऊपर, और फिर हमें एक इन्वेजन देखने में नजर आ सकता है। तो इमीडिएटली तो रशिया फिनलैंड में इन्वेड नहीं करेगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रशिया फ्यूचर में फिनलैंड में इन्वेड नहीं करेगा। रशिया जैसे ही यूक्रेन से फ्री होता है या यहाँ पे कोई पीस सेटलमेंट या कोई डील होती है तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि फिनलैंड के ऊपर रशिया इन्वेड कर कलीम सकता साहब, है। यहाँ माजरत बहुत कता कलामी की, रशिया यूक्रेन से फ्री होगा या शिकस्त खाएगा? क्योंकि अभी जो रशिया की यूक्रेन की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं वो तो बहुत बड़े दावे हैं। कहा यह जा रहा है यूक्रेनी फौज के सरबराह की जानिब से कि अब तक तकरीबन 27,700 से ज़ायद जो रशियन फौजी हैं उनको इन्होंने मार दिया है। साथ ही साथ दावा ये भी किया जा रहा है कि खार्किव से रूसी फौजी जो हैं उनको निकाल दिया गया है, बाहर धकेल दिया गया है, वहाँ दोबारा यूक्रेन जो है उसका कब्जा हो चुका है। क्या वाकईतन यूक्रेन के पास इतनी ताकत थी, है कि रशिया को शिकस्त दी जा सके? पॉसिबल है ऐसा? देखिए 2004 से रशिया ने क्रीमिया का इलाका अपने साथ एनेक्स किया हुआ है, यूक्रेन आज तक वो वापस नहीं ले सका। और डॉनबास का इलाका जो कि अभी रशिया ने कैप्चर किया है, यूक्रेन के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो रशिया से वो इलाका वापस ले सके। तो रशिया शायद एक्सपेंड ना कर सके यूक्रेन में फर्दर, लेकिन जो इलाके रशिया ने ऑक्युपाई किए हुए हैं वो इनको होल्ड कर सकता है और वो इनको होल्ड करेगा फ्यूचर में। तो ऐसा समझ। और दूसरा, जंग के अंदर जीत या हार तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, जंग के अंदर सभी की शिकस्त होती है। यूक्रेन का भी नुकसान है, उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, उनके शहर जो सा है वो खंडर बन गए हैं, तो ये कोई फतह तो नहीं है यूक्रेन की। और अगर दूसरी तरफ रशिया को देखें तो उनका जो एक मिलिट्री इमेज और एक मिलिट्री माइट थी, ठीक है, वो तकरीबन उसको वो डिफ्यूज हो गई है। तो इसको आप रशिया की फतह भी नहीं कह सकते, यूक्रेन की फतह भी नहीं कह सकते। आप मतलब इसको इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। यानी अभी इस स्टेज पर भी
جب 80 سے زیادہ دن گزر چکے ہیں تو کلیم صاحب ابھی بھی ہم یہ نہیں بتا سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے ہیں، چلے دعوے کے ساتھ نہ صحیح اندازن بھی کہ کون اس میں فتح حاصل کیے ہوئے ہے، کیونکہ دونوں طرف سے دعوے آ رہے ہیں نا سر۔ دیکھیں یوکرین کی جنگ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پھیل رہی ہے، اور ہم نے اب بھی دیکھا کہ یہ فن لینڈ تک پہنچ گئی ہے، اور اس میں اور زیادہ کنٹریز بھی انوالو ہو رہے ہیں۔ اور ایک چیز جو آپ نے پہلے کوشچن کیا تھا کہ اگر فن لینڈ نیٹو کی ممبرشپ لیتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے، اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، کیونکہ فن لینڈ کے لیے بھی امیڈیٹلی فوراً پاسبل نہیں ہے یوکرین کی نیٹو کی جو ممبرشپ ہے، وہ اس لیے کہ یوکرین 30 ملکوں کا اتحاد ہے، اور جب بھی اس میں کوئی نیا ملک شامل کیا جاتا ہے تو ان 30 ملکوں میں ایک یونینیمس کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی یہ 30 ملک متفقہ طور پر اس ملک کو اپنے اندر شامل کرتے ہیں۔ اور ترکی ایک ایسا ملک ہے، نیٹو کا ممبر ملک ہے، جو فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کے کو ریزسٹ کر رہا ہے اس وقت۔ تو جب تک ترکی اس کے اوپر ایگری نہیں کرتا کہ فن لینڈ اور سویڈن کو نیٹو میں شامل کیا جائے، تو فن لینڈ اور جو سویڈن ہے وہ نیٹو میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور جو ٹرکی ہے اس کے بھی ڈائلاگ چل رہے ہیں فن لینڈ کے ساتھ اور سویڈن کے ساتھ، دیکھتے ہیں ان کا کیا آؤٹ کم ہوتا ہے۔ لیکن جب تک ترکی ایگری نہیں کرتا تو تب تک تو فن لینڈ اور سویڈن نیٹو میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری طرف رشیا بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ امیڈیٹلی فن لینڈ کے اوپر کوئی اس طرح کا وار جون سی ہے جیسے اس نے یوکرین میں کیا، ایسا کوئی انویژن کر سکے۔ ہاں ہمیں ایک چیز نظر آ سکتی ہے کہ فن لینڈ کے اندر ہمیں ایئر سٹرائکس نظر آ سکتی ہیں کہ رشین کے جو بمبارز ہیں وہ فن لینڈ جائیں اور وہاں ایئر سٹرائک کریں جو ان کے اسٹریٹجک ٹارگٹس ہیں، اس کے بعد وہ واپس آ جائیں، یہ چیز ہمیں نظر آ سکتی ہے۔ لیکن سرٹینلی جو وار ہے وہ پھیل رہی ہے۔ میں ایک چیز یہاں اور بھی ایڈ کر دوں کہ اگر آپ نیٹو کی ویب سائٹ پر جائیں تو وہاں پہ ایک ٹائٹل ہے، اس کو کہتے ہیں گلوبل نیٹو، اور جو پچھلے دنوں برطانیہ کی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی گلوبل نیٹو کی بات کی۔ تو جب آپ گلوبل نیٹو کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیٹو کو ایشیا پیسیفک تک لانا چاہتے ہیں، یعنی جاپان اور آسیان کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی آنے والے دنوں میں یو ایس اور آسیان کا سمٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں یو ایس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ آسیان جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ شروع میں ان کو نیٹو تو آفر نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ سائن کر لے۔ جاپان کی کوشش ہے کہ وہ نیٹو میں شامل ہو جائے۔ تو یہ جو نیٹو کا ایکسپینشن ہے یہ ہمیں گلوبلی نظر آ رہا ہے، صرف یہ یورپ میں نہیں ہے، آنے والے دنوں میں اس میں کچھ عرصہ یا کچھ سال لگ سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی نیٹو کی انٹینشن یہ ہے کہ وہ ایشیا میں بھی، ایشیا جو پیسیفک ریجن ہے یہاں پہ بھی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرے تاکہ وہ رشیا کے بعد پھر چائنا کو بھی کاؤنٹر کر سکے۔ تو آنے والے دنوں کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی دنیا دو کیمپس میں ڈیوائڈ ہو جائے گی۔ ان کو روکنے کے لیے جو رشیا کی جانب سے ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ تو چلے ہم دیکھ ہی رہے ہیں، چائنا کی جانب سے بھی کچھ ایفرٹس جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں امریکہ کی جانب سے، خاص طور پر جو امریکی کانگریس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی ہم آگے چل کے ان کو سپورٹ کریں گے اور وہ سپورٹ ان کو فتح دلا دے گی، یہ بن جائیں گے نیٹو کے ممبر بننے میں کامیاب رہیں گے، اور باقی ممالک جن کی جانب سے ناروے ہے، ڈنمارک ہے، دیگر ممالک ان کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے وہ ہو جائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں چائنا کچھ ایسا کرے گا کہ شاید سچویشن تھوڑی بدل جائے سر؟ اصل میں چائنا کی طرف سے ایک انیشیٹو لانچ کیا گیا ہے، چائنا اس کو کہتا ہے گلوبل سیکیورٹی آرڈر۔ اس وقت چائنا کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی جو پرانی پیسو فارن پالیسی ہے اس کو چھوڑ کر اب وہ ایکٹیو فارن پالیسی کی طرف جائے، اور اب وہ دنیا کے اندر جیسے امریکہ کے اتحادی اور allies ہیں، چائنا بھی اس طرح کے اتحادی بنانا چاہ رہا ہے۔ اور چائنا نے اس طرح کے اتحادی بنانے کے لیے جو انٹینشن دی ہے اس میں چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے ان کا جو ابھی گلوبل سیکیورٹی آرڈر آیا ہے چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نیٹو پیکٹ کی طرح ہے۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ چائنا کے ساتھ سولومن آئی لینڈ ہے، ان کے ساتھ بھی ایک ڈیفنس پیکٹ کیا ہے۔ اس طرح چائنا ایشیا پیسیفک کے کنٹریز کے ساتھ بھی اس طرح کے پیکٹ کر رہا ہے۔ تو ہمیں چائنا کی طرف سے نظر آ رہا ہے کہ وہ نیٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اپنا گلوبل سیکیورٹی آرڈر لانا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے نیٹو کو بھی انہوں نے گلوبل کر دیا ہے۔ اب جو ٹرم آپ نیٹو کی ویب سائٹ پہ دیکھیں گے وہ گلوبل نیٹو ہے، اور اسی گلوبل نیٹو کا ذکر پچھلے دنوں برطانیہ کی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے بات کی کہ ہم اس گلوبل نیٹو کا جو ویژن ہے اس کو ہم آگے ایکسپینڈ کریں گے، اس کو آگے پھیلائیں گے۔ تو کیٹیگوریکلی دنیا ایک دوبارہ سے ایک نئی کولڈ وار میں جا رہی ہے۔ جیسے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ کولڈ وار 2 جون سی ہے یہ کب سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ یہ کولڈ وار 2 رشیا کے یوکرین انویژن سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو پہلی کولڈ وار تھی جو 1945 میں شروع ہوئی اور پھر 1991 میں ختم ہوئی،
तो अब ये अगर दूसरी कोल्ड वार है जो रशिया के यूक्रेन इन्वेजन से स्टार्ट हो रही है, तो आप अंदाजा लगा लें कि ये कितने साल चलेगी। इसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है। ठीक है जी, अभी कुछ प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन चाइना ने अलबत्ता अपनी सी कोशिशें जो हैं वो इस हवाले से शुरू कर दी। उन कोशिशों का अभी आपने जिक्र किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्ज़ियाकार में तज्ज़िया शेयर कर रहे थे। बात हो रही थी जी रशिया यूक्रेन की, तो एक मुल्क जिसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है इस जंग के शुरू करवाने में भी, जो रशिया की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है और अभी तक अगर सस्टेन कर रहा है कहीं ना कहीं यूक्रेन, तो उस पर भी मुर्द इल्ज़ाम जो है रशिया की जानिब से इसी मुल्क को ठहराया जाता है। मैं बात कर रही हूँ अमेरिका की, उसमें अमेरिकी कांग्रेस का क्या कहना है ये भी आपने जाना कि वो जी सपोर्ट करेंगे फिनलैंड को भी, और अगर कोई भी यूरोपीय मुल्क नेटो में इत्तेहादी बनना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है। बहरहाल जी अमेरिका ही की बात कर लेते हैं आगे प्रोग्राम में। बताना हमें आपको ये है कि यहाँ मुसलसल पिछले 2 दिन से फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात होते चले आ रहे हैं। बहुत सारे दिनों से पहले भी हम डिस्कस करते रहे हैं अमेरिका के अंदर ये जो शूटिंग के फायरिंग के वाक़यात होते हैं, हम आपको बताते चले आए हैं कि जी किस तरह से यहाँ जो एक गन कल्चर है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं। लेकिन अभी तक कोई भी हुकूमत यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि आए इस गन कल्चर को रखना है या ख़त्म करना है। पिछले दिनों इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि एक रियासत जो है अमेरिका की, उसने ये करार दिया था क्योंकि 18 साल का जो बच्चा है उसका जहन बिल्कुल कहा जाए कि इतना मजबूत नहीं होता है, इतना बालिग नहीं होता है कि उसको गन रखने ना रखने का शऊर हो, तो इसलिए उन्होंने ये उम्र जो है ये बढ़ाकर 21 साल कर दी थी। लेकिन फिर वहीं की एक और कोर्ट ने ये फैसला वापस कर दिया था। अब अमेरिका के अंदर जो भी शहरी है जिस भी रियासत के अंदर है, इवन जब वो 18 साल का होता है तो उसके बाद वो गन ख़रीद सकता है, गन रख सकता है। अमेरिका का कानून उसको ऐसा करने से रोक नहीं सकता। और यही वजह है कि इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। ये जो पिछले 2 दिन में वाक़यात हुए हैं इनके अंदर 13 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ताज़ा तरीन वाक़या जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं ये कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में हुआ है, जहां एक चर्च के करीब एक शख्स बंदूक लेकर आया और उसने दूसरे शख्स को हलाक कर दिया। और फायरिंग का एक दूसरा वाक़या है उसके बारे में बताया जा रहा है कि टेक्सास के एक बाज़ार में हुआ है जहां 2 अफराद गोली लगने से हलाक हो गए। इन वाक़यात से एक ही रोज़ कबल यानी परसों अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क में एक सुपर मार्केट के अंदर एक 18 साल नौजवान ने एक फ़ौजी का लिबास पहना और नस्ल परस्ताना हमला किया, जिसमें 10 अफराद हलाक हुए हैं। और फायरिंग के हालिया वाक़यात में एक बार फिर से, जैसे कि मैं पहले भी बात कर रही थी, अमेरिका के अंदर जो गन कवानीन हैं उस पर सवालिया निशानात उठा दिए हैं। क्या अदाद शुमार आए हैं जी? कहा यह जा रहा है अमेरिका में कि इस असलहे के कानून की वजह से तकरीबन 53 अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर मौत के मुंह में चले जाते हैं, जो कि बहुत बड़े अदाद शुमार है। बताया ये जाता है कि अमेरिका में हादसात में उतने लोग नहीं मरते हैं जितने इस गन वायलेंस की वजह से मरते हैं। ये सारी चीज़ें हमने एक रिपोर्ट के अंदर समझाई हैं, आपको दिखाएंगे। अमेरिका में गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान फायरिंग के 3 वाक़यात में 13 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई। सरकारी हुकाम के मुताबिक लॉस एंजलिस में गुज़िश्ता रोज एक चर्च के करीब मॉर्निंग सर्विस के बाद ज़ियाफत के दौरान एक बंदूक बरदार ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 3 की हालत नाजुक है। अमेरिकी खबर एजेंसी के मुताबिक हमला आवर एशियाई निजात लगता है और इसकी उम्र 60 वर्ष के करीब है, जबकि हमले की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी। दूसरा वाकया टेक्सास में पेश आया, जहां एक मार्केट में होने वाली फायरिंग के दौरान कम से कम 2 अफराद हलाक जबकि 3 अफराद नाजुक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। काउंटी शरीफ के मुताबिक फायरिंग का ये वाकया 2 फरीकैन के दरमियान तकरार का नतीजा लगता है। इससे कबल हफ्ते के रोज न्यूयॉर्क के दूसरे बड़े शहर बफलो की एक सुपर मार्केट में 18 साल नौजवान ने फायरिंग करके कम से कम 10 अफराद को हलाक कर दिया था, जबकि नौजवान ने फायरिंग के इस पूरे वाकये को बराह रास्त नशर भी किया था। मुबैना हमला आवर पीटन कनरून को हिरासत में ले लिया गया है और सुपर मार्केट में हमले की तफ्तीश नस्ली बुनियाद पर नफरत के वाक़े के तौर पर की जा रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से हालिया फायरिंग वाकयात की शदीद मजम्मत की गई है। सदर बाइडन का कहना है कि अमेरिकी अवाम और हुकूमत को गन कंट्रोल के हवाले से मुत्तहिद होने की जरूरत है। अमेरिका में गन वायलेंस हमेशा से मुसल्लत रहा है।
लेकिन न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन में शाया होने वाली तहकीक में ये इंकशाफ हुआ है कि 2020 के अवाइल में कोरोना वबा शुरू होने के बाद से अमेरिका में बंदूक से किए जाने वाला तशद्दुद मजीद बढ़ा है। बढ़ते फायरिंग के वाकयात और हुकूमत के सुस्त रद्द-ए-अमल पर अवाम में गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि असले के हवाले से कानून साजी करना सदर बाइडेन के इलेक्शन मैंडेट में शामिल रहा, लेकिन वो इस सिलसिले में अपना किरदार भरपूर तरीके से निभाने में नाकाम नजर आ रहे हैं और उनकी ये नाकामी आइंदा इलेक्शन में उनके वोट बैंक को मुतासिर कर सकती है। अमेरिका से रिपोर्ट आपने देखी। अब हमें रुख करना है खलीजी रियासत यमन का, जहां बहुत अरसे से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। खाना जंगी की वजह से क्या सिचुएशन थी, क्या सूरत हाल थी, इस आप तमाम लोग जानते ही हैं। लेकिन आज खबर है जी यहाँ के सना एयरपोर्ट से, हवाई अड्डे से, जो आप जानते हैं 2016 से किसी भी प्रवास के लिए बंद कर दिया गया था। फिर आज से कुछ अर्सा कबल यानी 24 फरवरी को कोशिश की गई थी यहाँ से एक परवास जो है वो उड़ाई जा सके, लेकिन यहाँ हरदर्मी का मुजाहरा किया गया था हौथी बागियों की जानिब से और ये परवास जो है ये उड़ान नहीं भर सकी थी। लेकिन आज हम आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ 6 साल के बाद 2016 के बाद आज जो पहली कमर्शियल फ़्लाइट है उसने उड़ान भरी है और इस फ्लाइट के उड़ने को यहाँ पर अमन के अलामत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यमन में रमज़ान के आगाज़ से ही अमन वाहिदा तय पाया था। यहाँ मुख्तलिफ जो फ़रीक हैं जो जंग के अंदर कूदे हुए हैं, जिनमें हौथी बागी भी शामिल हैं, इससे आवाम को काफ़ी ज़्यादा सहूलत मिल रही है। अब ये जो अमन वाहिदा है इससे क्या आगे चलकर भी सूरत हाल बेहतर होगी? ये जो फ़्लाइट है, ये जो कमर्शियल फ़्लाइट है पहली, उसका यहाँ से फ़्लाई करना ओमान के लिए ये किस हद तक मुस्बत समझा जा रहा है और क्या आइंदा आने वाले दिनों में ये मुस्बत जो सूरत हाल है ये मज़ीद मुस्बत होने जा रही है? ये खुदा नखास्ता दोबारा से मुआहिदा का ख़त्म होता है तो सिचुएशन बिगड़ सकती है और किन्होंने इस मुआहिदे के तय किए जाने में अहम किरदार अदा किया था, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर। यमन में 2 अप्रैल से होने वाले अमन मुआहिदे पर अमल दरामद जारी है और ये 6 सालों में होने वाली पहली जंगबंदी है। इस मुआहिदे के तहत 6 सालों में पहली तिजारती परवाज ने हौसी बागियों के ज़ेरे कब्जा दारुल हुकूमत सना से उड़ान भरी। इस तैयारे में 126 मुसाफिर सवार थे, जिसमें एक मरीज और उनके अहले खाना भी सवार हुए जो इलाज की गर्ज से दूसरे मुल्क जा रहे थे। आलमी खबरें इदारे के मुताबिक मुआहिदे के तहत इफ्तिताही परवाज 24 अप्रैल को सना से ओमान के लिए जानी थी, लेकिन यमन की जानिब से जरूरी इजाजत नामे न मिलने के बाद उसे मनसूख करना पड़ा और इसका जिम्मेदार हौसी बागियों को ठहराया गया। अल अरबिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सना एयरपोर्ट से परवाजों की दोबारा बहाली यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के एलची की भरपूर कोशिशों के बाद सामने आई। इन कोशिशों को यमन में आईनी हुकूमत के हामी अरब इत्तेहाद की सपोर्ट हासिल रही। यमनी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर सहूलतकारी पेश की ताकि सना के हवाई अड्डे को चलाने और तिजारती परवाजों को शुरू करने की राह में हौसी बागियों की जानिब से खड़ी की गई रुकावटों को दूर किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक यमन अरब दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है। हौसी बागियों के दारुल हुकूमत सना पर कब्जे के 1 साल बाद 2015 से ये मुल्क जंग की लपेट में है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक तशद्दुद में 1.5 लाख से ज्यादा अफराद हलाक और लाखों बेघर हो चुके हैं। यमनी तनाज़े को दुनिया का बदतरीन इंसानी बहरान भी करार दिया जाता रहा है। यमन में अमन के क़याम के लिए सदर ने अपने इख्तियारात लीडरशिप काउंसिल को सौंप दिए थे, जिसे बागियों के साथ मुज़ाकरात की जिम्मेदारी भी दी गई। सना से परवाजों की बहाली, बागियों के ज़ेरे कब्जा सड़कों को दोबारा खोलना। सना का हवाई अड्डा अगस्त 2016 से कमर्शियल परवाजों के लिए बंद था। रिपोर्ट में बताया गया कि परवाजों की बंदिश से कबल यहाँ रोजाना 6000 मुसाफिर और हर साल 20 लाख से ज्यादा मुसाफिर आते थे। यमनी वज़ीर ख़ारजा अहमद बिन मुबारक का कहना है कि सना हवाई अड्डे से पहली परवाज को रीशेड्यूल होना वाज़ेह पैगाम है कि शहरियों के मसाइल को कम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आलमी खबरें इदारे के मुताबिक फरीकैन की खिलाफ वर्जियों की इत्तला के बावजूद जमीनी और फिजाई झड़पें कम हो गई हैं। बाकियों ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अमारात पर सरहद पार से हमले रोक दिए हैं।
और अब हम चल रहे हैं जी आपको लेकर ऑस्ट्रेलिया, जहां 21 मई को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और जहां भी जिस मुल्क के अंदर भी इलेक्शंस होने जा रहे होते हैं वहां इलेक्शन की गहमा गहमी हमें देखने में मिल रही होती है, स्पेशली जब इतने कम रोज़ रह गए हुए इलेक्शन के अंदर और अवाम में एक जोश पाया जाता है। लेकिन जी यहाँ पर अवाम के अंदर कोई जोश नहीं देखा जा रहा है। यहाँ तो अवाम परेशान दिखाई दे रहे हैं। परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 21 साल के बाद महंगाई जो है वो इस कदर बुलंद सतह पर पहुंच गई है कि ऑस्ट्रेलियन जो अवाम है उनकी कुव्वत ख़रीद बिल्कुल तकरीबन ख़त्म होकर रह गई है। कहा यह जा रहा है कि 2010 के बाद पहली बार यहाँ मौजूदा हुकूमत को शरह सूद बढ़ाना पड़ी है ताकि किसी न किसी तरह से इस सूरत हाल से छुटकारा पाया जा सके, लेकिन उससे ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली जा रही है और इस मज़ीद बिगड़ती सूरत हाल का जो ज़िम्मेदार है वो करार दिया जा रहा है यहाँ पर हुकूमत की जानिब से, मौजूदा हुकूमत, मौजूदा इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना वायरस को। कहा यह जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से यहाँ की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। लेकिन एक और चीज़ महंगाई के साथ साथ जो परेशानी का बाइस बन रही है और जो वोटर्स को मायल कर सकती है, कायल कर सकती है किसी एक को वोट देने के लिए, वो है यहाँ बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि अगर फ़ी कस वो आलूदगी बांट दी जाए किसी एक फ़र्द के अंदर तो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदा मुल्क जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही बनता है। जिस तरह से वहाँ हयातियाती ईंधन जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा आलूदगी में हिस्सा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का बनता है दुनिया की आलूदगी को बढ़ाने में। अब ये सारी चीज़ें किस तरह से इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हमने एक पैकेज के अंदर आपके लिए तैयार की हैं, आपको दिखा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन करीब आते ही अवाम में घबराहट बढ़ गई। 21 मई को ऑस्ट्रेलिया में वफाकी इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन रवां साल ऑस्ट्रेलियाई अवाम में हर बार की तरह इलेक्शन को लेकर जोश व खरोश देखने में नहीं आ रहा। इसकी एक बड़ी वजह ऑस्ट्रेलिया में हालिया महंगाई की शदीद लहर को करार दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त कोरोना वायरस के 2 सालों में होने वाले मुआशी नुकसान की वजह से गुज़िश्ता 30 साल में पहली बार कसाद बाजारी का सामना कर रहा है। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जबकि अप्रैल तक जून समाई में मजमूई घरेलू पैदावार GDP में 7% कमी वाक़ई हुई, जिससे अवाम की कुव्वत खरीद पर मनफी असरात बढ़ रहे हैं। इसी बायस ऑस्ट्रेलिया में 2010 के बाद रवां माह पहली बार शरह सूद भी बढ़ा दी गई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मुल्क में जारी हालिया ओमिक्रॉन की लहर में हुकूमती सुस्त रवि को भी अवाम की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इन सारे मामलात पर अवाम हुकूमत से नाला है ही, लेकिन इसके साथ एक अहम मसला जो ऑस्ट्रेलिया और वहाँ के अवाम के लिए सख्त परेशानी का बायस है वो माहौलियाती तब्दीली है। ऑस्ट्रेलिया और फीकस आबादी के तनासुब से दुनिया का आलूदा तरीन मुल्क है। ऑस्ट्रेलिया में एक सदी में आने वाली बड़ी कुदरती आफात, जिनमें सैलाब, जंगलात की शदीद आग और खुश्क साली शामिल है, और इन सब का अब चंद सालों में बार बार सामना करना पड़ता है। जबकि कुछ जगह जिनमें लिम्सोर, न्यू साउथ वेल्स शामिल हैं, वहाँ हर चंद माह में शदीद मौसमियाती आफात देखने में आ रही हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन को इनके दौर इक़्तिदार में माहौलियाती तब्दीलियों और उसके हवाले से इक़दाम न उठाने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, और अब इलेक्शन करीब आती ही ऑस्ट्रेलिया की तमाम पार्टियां माहौलियाती आलूदगी के मौजू को इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म को अपोजिशन पार्टी के रहनुमा एंथोनी अल्बानीज़ की शक्ल में सख्त मुकाबले का सामना है। लेबर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अल्बानीज़ मुसलसल राय आमा के जायजों में अपने हरीफ और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से आगे दिखाई दे रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े लीडरान इस वक्त अवाम के मसाइल के बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने पर ज्यादा मेहनत और ताकत सर्व कर रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई अवाम की परेशानी जायज है। 21 मई को 1,70,00,000 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई वोटर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अब देखना यह है कि नई हुकूमत अवाम की परेशानी दूर करने के लिए काम करती है या मजीद बढ़ाने का सबब बनती है।
बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया में जब नई हुकूमत आएगी तो देखेंगे कि आवाम की परेशानी कम करती है या उसे मज़ीद बढ़ाने का सबब बनती है। एक और जगह नए सदर जो हैं वो अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं, उनसे भी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। इन उम्मीदों पर वो पूरा उतरेंगे नहीं उतरेंगे इसका भी आगे चलकर हम जिक्र करेंगे, आपको अपडेटेड रखेंगे। मैं बात कर रही हूँ सोमालिया की, जहाँ सदारती इंतखाबात में हसन शेख मोहम्मद मलिक जो हैं वो 10वें नए सदर मंतखब हो गए हैं। हसन शेख मोहम्मद मुल्क जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया है और उन्होंने मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद को सदारती इंतखाबात के अंदर बदतरीन शिकस्त दी है। हसन शेख मोहम्मद मुल्क इससे कबल सितंबर 2012 से फरवरी 2017 तक भी मुल्क के सदर रह चुके हैं। उस वक्त कोई खातिर खा कुछ कर नहीं पाए थे अभी इस मुसलसल खाना जंगी के शिकार मुल्क की बेहतरी के लिए, लेकिन अभी ये सोचा जा रहा है कि शायद वो सोमालिया के लिए कुछ कर सकते हैं। दहशतगर्दी जो सोमालिया के अंदर मौजूद है, जिसने इस मुल्क को तबाह कर रखा है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हसन शेख मोहम्मद मुल्क के लिए। देखना यह है कि वो इसमें नबूल आजमा हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं। नए चैलेंजेस दहशतगर्दी के अलावा क्या हैं सोमालिया के अंदर जिनसे इनको निमटना होगा हसन शेख मोहम्मद मुल्क को, और साथ ही साथ अवाम की तवक्कुआत क्या हैं, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सोमालिया के कानून साजों ने बिलाखिर नए सदर का इंतखाब कर लिया। कई महीनों की सियासी कशमकश और IMF की शर्त के तहत इंतखाबात हुए जो $40 करोड़ के इमदादी प्रोग्राम से मशरूत की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 राउंड्स की वोटिंग के बाद रन ऑफ में हसन शेख मोहम्मद ने मौजूदा सदर मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद को शिकस्त दी। उन्होंने रन ऑफ में 214 वोट, जबकि मदे मुकाबिल मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद सिर्फ 110 वोट ही हासिल कर सके। अरकान पार्लिमान और सेनेटर जिन्होंने नए सदर का इंतखाब किया वो कबीले के रहनुमाओं के मुंतखब करदा मंदुबीन के जरिए मुंतखब हुए थे। पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि आलमी उसूलों के तहत सदर का इंतखाब बराह रास्त सोमाली अवाम के जरिए अमल में आएगा, ताहम मुल्क की सियासी अशराफिया ने इस मंसूबे को बिलाखिर तर्क कर दिया था। अफ्रीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपने पीछे एक ऐसा मुल्क छोड़ा है जो इनके इक़्तिदार संभालने से पहले की सूरत हाल से भी ज्यादा गैर मुस्तहकम है। सदारती इंतखाब के लिए जहां कानून साज वोट डाल रहे थे उसके करीब ही धमाकों की आवाजें सुनी गई। हालिया महीनों में शिद्दत पसंद तंजीम अल-शबाब के हमलों में इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल-शबाब के अल-कायदा के साथ भी ताल्लुकात हैं, जिसने हालिया महीनों में वफाकी हुकूमत के खिलाफ कामयाबी हासिल की है और कई नए इलाकों में अपना असर व रसूख बढ़ा लिया है। एक वक्त था कि जब अफ्रीकी यूनियन के अमदस्तों ने इन अस्करियत पसंदों को मुल्क के दूर दराज इलाकों में धकेल दिया था, ताहम अब वो तमाम कामयाबियां हाथ से निकल चुकी हैं। सोमालिया के कानून के मुताबिक सदर हसन शेख मोहम्मद अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे। खुराक और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के पस मंजर के साथ ही 4 दहाइयों में अपनी बदतरीन खुश्कसाली का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके नतीजे में खुराक की अदम तहफ़्फ़ुज़ की खतरनाक सतह के बारे में मुतनब्बे किया जा चुका है। सदर हसन शेख मोहम्मद पर उम्मीद है कि वो मुल्क को मौजूदा बहरान और चैलेंज से निकालने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। तजियाकारों के मुताबिक बागियों और खुद मुल्की अफवाज के अंदर मुख्तलिफ कबीलों और हरीफों की कशमकश के सबब हुकूमत को मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में भी मुश्किलात का सामना रहेगा। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।